छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास फेलियर ज़्यादा होती है, सक्सेस कम होती है। उस टाइम वो बुरी लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सीखते अपनी ही फेलियर से हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और लीडर्स और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली इन फार्मा सेक्टर। रॉ मटेरियल के अंदर आज भी हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। चाइना से एपीआई आना बंद हो जाए तो क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी। आज की डेट में तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा। मुझे लगता नहीं है कि हम सोच भी सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की नीतियों के बारे में और उनका असर अलग अलग इंडस्ट्रीज पे कैसे पड़ता हुआ नजर आ। और आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ ज्वाइन करें राजीव जुनेजा जी, प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। थैंक यू सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और पीएचडी के अंदर मैं अभी नया बना हूँ प्रेसिडेंट, जो कि पीएचडी जो है 120 साल पुरानी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और लोगों को पता नहीं कितनी पुरानी है, और ग्रेट लेगेसी, और बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं। और मेरी कोशिश क्या रहेगी कि क्या मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, क्या मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँगा। नेचुरली क्या होता है कि जब भी आप किसी ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आते हैं तो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, क्या हर्डल्स होती हैं, आप क्या उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लाकर गवर्नमेंट को कर सकते हैं प्रेजेंट, और कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनकी समस्याओं को हल मिल जाए। यही काम है, और इसी के लिए कोशिश रहेगी हमारी। सर, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप जो हैं वो मैनकाइंड फार्मा के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो पहला तो सवाल यही बैठता है कि ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी लग रही है कि आपने मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत खुद की थी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स सफल बनने की कोशिश करते हैं। 1995 में जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या ये आपने खुद इस्टेब्लिश की थी कंपनी, क्योंकि अब ये घर घर का नाम बन चुका है और बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है सर। तो आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही? जब भी लोग किसी भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो उसी को देखते हैं, उसके पीछे की चीज़ें नहीं देखते। एक्चुअली में ये कंपनी को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है मेरे बड़े भाई को जाता है, रमेश जुनेजा। और हम मेरठ से ही हैं, और स्टार्टिंग के अंदर 95 से पहले 10 साल पहले हमने कंपनी स्टार्ट करी थी, जो 1 लाख रुपए के कीमत से स्टार्ट करी थी, पैसे से स्टार्ट करी थी। और 10 साल के बाद वो कंपनी हमने अपने बड़े एक भाई को दे दी। और जो पैसे मिले 50 लाख रुपए हमारे को मिले उस कंपनी से 10 साल काम करने के बाद, उससे हमने मैनकाइंड को स्टार्ट किया था। और जर्नी बड़ी एक्साइटिंग है, लेकिन उस एक्साइटमेंट को आज हम बोल सकते हैं कि एक्साइटिंग है। उस टाइम बहुत स्ट्रगल था, बहुत मुश्किलें थी, बहुत सारी फेलियर्स थी, बहुत सारे सेटबैक्स थे। नेचुरली होता ही है, जब आप एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास फेलियर ज़्यादा होती हैं, सक्सेस कम होती है। उस टाइम वो बुरी लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सीखते अपनी ही फेलियर से हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, आप दूसरे की फेलियर से सीख लीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोग तभी सीखते हैं, उनकी मेंटल मसल, उनका काम करने का तरीका, उनका एक्सपीरियंस, या आने वाले टाइम को समझने का जो एक नज़रिया होता है, इम्प्रूव तब होता है जब वो उस स्ट्रगल से निकलते हैं। नहीं तो वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि क्या एज है आपकी, और क्या यंग टाइम पे शुरुआत करना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उससे में ना एक चैलेंज लेने का एक जुनून सा भी होता है कि मैं ये कर दिखाऊंगा। तो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज होगा? यंग एज में स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप बहुत सारा आपके पास टाइम होता है फेल होने का, और बहुत सारा टाइम होता है बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने का। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। आपका परिवार में ऐसे की शादी हो गई, या आपके पीछे कोई ना कोई पेरेंट्स तो होते ही हैं। और उस टाइम थोड़े से ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारी ईगो कम होती है, हम बेइज्जती भी ले सकते हैं, उनको भी अपने स्ट्राइड पे ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे थोड़ी सी हमारे में स्टिफनेस आ जाती है। लोग बोलते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और जब मरते हैं तो स्टिफ होते हैं। तो ऐसे ही होता है, यंग एज में स्टार्ट करने का बहुत एडवांटेज है आपको। और आपके पास एनर्जी होती है। आपकी किसी भी इंसान के पास दो चीज़ें हैं, एक तो उसके पास एनर्जी है, और स्टार्टिंग में वही है, और दूसरा उसके पास होता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस का दूसरा नाम है फेलियर और सक्सेस। सक्सेस से आपको मिलता है कॉन्फिडेंस और नए काम करने का,
ओवरकम करने का, रिस्क लेने का। फेलियर से मिलती है आपको सेंसिटिविटी, दूसरे के जूते में पैर डालकर पता चलता है कि फेलियर में लोग कैसे महसूस करते हैं। एक ग्रेविटी मिलती है, एक मैच्योरिटी मिलती है। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, सक्सेस और फेलियर, तो एक बोलते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेविटास या मैच्योरिटी, वो बन जाता है। तो आपको समझ आ जाती है कि दूसरों की इज्जत करो, दूसरों को साथ लेके चलो, क्योंकि किसी ज़माने में, और लोगों को एक्सप्लॉइट मत करो, लोगों को बड़ा ऑनेस्ट रहो, सच्चे रहो, लोगों का साथ लेके चलो, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। राइट। जब भी आप के पीछे लोग होते हैं, टीम होती है, उनकी भावनाओं को आप समझ पाते हैं, उनको आप मोटिवेट कर पाते हैं, ये बड़े एडवांटेज मिल जाते हैं आपको। तो लंबा एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप किसी समस्या को लेके बैठे रहे और आप फैन सिटर रहें कि आप बैठे हुए सोच रहे हैं करूँ कि ना करूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स इसलिए कोशिश नहीं करते काम करने की, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको डर होता है फेल होने का। लेकिन क्या अच्छा हो कि यंग एज में आप बहुत सारे काम करें, बहुत फेल हो, और जितना फेल होंगे उतना आप मैच्योर बन जाएंगे। तो हमारे वाले केस में हमारा बहुत ज़्यादा बायस रहा है एक्शन के लिए, सोचा नेक्स्ट मिनट कर दिया। पर सर मेरठ से उठकर और इतना बड़े लैंडस्केप पे किसी कंपनी को लेके आना, और वो तो पिछले 10 साल में फिर आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं फार्मा सेक्टर में? मेरठ पे हमें बड़ा प्राउड है कि हम मेरठ से हैं, यूपी पे हमें हमारा बहुत थीम भी गर्व यही है। है, यूपी सरकार ने क्या किया पिछले इतने जो उनका टेन्योर रहा, तो उसमें उन्होंने क्या किया ऐसा जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फार्मा सेक्टर के लिए, और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला जा रहा है यूपी फार्मा। किसी भी जगह को, किसी भी स्टेट को सक्सेसफुल बनने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स कैसी हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, पानी कैसा है, लाइट आती है कि नहीं आती, इंटरनेट है कि नहीं है। बट इससे भी बड़ा क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, कि आप लोग वहाँ पर सिक्योर्ड महसूस करते हैं कि नहीं करते। इंडस्ट्री वहीं पर आती है जहाँ पर सिक्योरिटी होती है। तो पिछले 10-12 साल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मिंग काम हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारी स्टेट हिंदुस्तान में ऐसा बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा चेंज किया होगा। बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और जिस तरह के चीफ मिनिस्टर की यूपी को जरूरत थी, उस तरह के चीफ मिनिस्टर मिले हैं। नहीं तो जैसे इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रही होती है किसी स्टेट में, तो क्या ऐसा प्रोत्साहन दिया यूपी सरकार ने, कौन सी ऐसी पॉलिसीज रही जिसका बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आता कभी कभी क्या होता है कि इंटेंजिबल चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। जब अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट एज ए होल, मशीनरी एज ए होल आपको इनक्रेज करे, आपसे मिले, आपकी बात को सुने, सुनने से ही बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं किसी स्टेट में गया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी स्टेट में गया तो सुनने को बहुत तैयार थे, बहुत लोग, मिनिस्टर्स भी तैयार थे कुछ करने के लिए। तो आप कहाँ जाएंगे? आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहाँ मिलेगी? जहाँ मिलेगी वहाँ जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ, हमने एक प्लांट लगा रहे हैं हम वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर। क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर एवरीबडी वॉज जस्ट वेरी कीन कि नहीं आप आइए, आपकी क्या चाहिए, आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। वही चीज़ें यूपी में हो रही हैं। गुजरात बहुत पुराना है, यूपी में पिछले 10 साल से हो रही हैं चीज़ें। तो आई एम श्योर कि अगर ये कंटिन्यू रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यूपी सरकार ने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर इतनी स्ट्रॉन्ग गति से प्रोग्रेस कर रहा है? मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि जहाँ पर इंटेंशंस होती हैं, करने की होती हैं, वहाँ पर काम हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर इंटेंशन होती है, तब आप उसके बाद आप बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मुझे लगता है क्या है कि जो एक ओवरऑल हवा के अंदर महसूस होता है किसी भी इंडस्ट्रीज को कि वेलकमिंग है, उसके लिए काम किए जा रहे हैं, वही बहुत होता है। प्लस हमारा हमेशा एक बेंट ज़रूर रहेगा, बेंट ऑफ माइंड रहेगा कि नहीं नहीं यूपी में हम कुछ करें यार, हम यूपी के तो हैं। आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर लें, किसी भी दुनिया के शहर में पहुंच जाएं, लेकिन लास्ट में आपको रूट्स कहाँ खींचती हैं? जहाँ से आप पैदा होते हैं। मेरठ से पैदा हुए हैं तो मेरठ तो खींचेगा ही ना। आपकी दुनिया, आपके वही जो लोग होते हैं जहाँ आप पैदा होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो पड़ोसी होते हैं, वहीं आपको असली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है।
तो मेरिट रूट्स आपके से मेरिट से ये तो हमेशा आपको रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है उत्तर बहुत प्रदेश ज़्यादा, में? काफ़ी कुछ, बहुत बड़ा। क्या क्या ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में? मैं यूपी से मेरठ को छोड़ के किसी रीजंस की वजह से गया था, बड़े पर्सनल रीजन से, एक सिक्योरिटी की वजह से गया था जब मैं दिल्ली में आ गया था। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो गए थे। मुझे लगता है कि आज की डेट में तो वो चीज़ें हैं ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 10-12 साल के अंदर इतना बड़ा चेंज हो जाएगा। आप एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है लोगों के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही बनना, हिंदुस्तान एज ही काम काफ़ी काम बड़ी कर बड़ी रहा है। इंडस्ट्रीज और लीडर्स और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली इन फार्मा सेक्टर। अर्ली स्टेज है ओके। और किसी भी काम को होने में और उस जगह तक पहुंचने तक जहाँ आप बोलते हैं कि वो एक जगह एक मुकाम पर पहुंच गया, टाइम लगता है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्टेट की बहुत लंबी लेगेसी ऐसी रही हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है। तो 10 साल पहले ये सीजन नहीं थी, मतलब अगर पिछला कुछ देख। 10 साल से पिछले मैं बोलूँगा 5-7 साल से तो बहुत चेंज आ गया होगा। ओके। क्योंकि रीज़न क्या है ना कि कोई भी नया सरकार आती है, इसको करने में टाइम तो लगता ही है ना, फिर विश्वास होने में टाइम लग जाता है। उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं आपको। पर हम वो बात करते हैं ना कि R&D के ऊपर और कैपेक्स के ऊपर कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए सोच रही हैं। फार्मा सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री, मैंने अभी हाल फिलहाल में हेल्थ केयर सेक्टर में एक लीडिंग हॉस्पिटल का भी इंटरव्यू किया था, वो भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, तो अब हम चाहते हैं कि यहीं पर ही हॉस्पिटल्स बने। ऐसे ही फार्मा कंपनियां भी सोच रही हैं क्या? आपके पीयर्स भी सोच रहे हैं मैं यूपी बोलूँगा में? कि मैं बड़ा फ्रैंकली बोलूँगा आपको कि फार्मा कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री उस जगह सोचती है जहाँ पर उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कि आपको कोई टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाएं, इन द फॉर्म ऑफ कोई सब्सिडीज़ मिल जाएं, इन द फॉर्म ऑफ क्योंकि आप कहीं पर स्टैब्लिश्ड हैं पहले से ही। राइट। फॉर एग्जांपल हम स्टैब्लिश्ड हैं पौंटा साहिब के अंदर, गुजरात में, सिक्किम के अंदर। वहाँ से हटकर अगर किसी भी स्टेट में आपको आना है और नया इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ होना चाहिए। अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो मिले, तब चीज़ें होती हैं, स्पीड तब बढ़ जाती है। एक माहौल बनने में और एक होने में थोड़ा सा गैप तो होता ही है। आई एम श्योर कि अच्छे ही काम होंगे, अच्छे काम। हमारी तो इंटेंशन रहेगी कि हम यूपी में कुछ करें, अच्छा से कर दें। राइट। लेकिन अब तो आपका जॉब रोल और भी बड़ा हो गया है सर। तो PhD CCI के प्रेसिडेंट हैं आप, तो क्या बदलाव आप देखते हैं कि इंडस्ट्री, क्योंकि अब बहुत वोकल एक वॉइस अब PhD CCI है जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, नीतियां सरकार को बताती है किस तरीके से फॉर्म होनी चाहिए। तो अब आप कैसे देखते हो, क्या कुछ और ज़रूरत है ताकि इंडस्ट्री और तेज़ गति से ग्रो करे, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो? क्या विजन रहेगा? किसी भी जगह पर जब रेड टेप्स जो हर्डल्स हैं, जो स्पीड सरकारी स्लो को मशीनरी को तेज़ शिकार, करना। हाँ, जब भी वो तेज़ होता है। अगर कोई काम आप कंप्यूटर पर भी बैठते हैं, कोई काम आप किसी जगह पर 10 बार क्लिक मारना पड़ता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने बोला ये तो स्टेप मैंने पहले किया था, फिर दोबारा कर रहे हैं, फिर तिबारा कर रहे हैं, फिर 4 बार कर रहे हैं, क्या जरूरत है उसको। और कोई काम आपको 2 बार में हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे अपनी कंपनी के अंदर हम सोचते हैं कि कोई भी काम अगर 10 स्टेप का 3 स्टेप में हो जाए तो उससे स्पीड बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। थोड़ी सी वही चीज़ें अब होनी शुरू हो गई हैं गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन आप सोचिए कि कितनी लंबी हिस्ट्री है ब्यूरोक्रेसी की, स्लो स्पीड की, नहीं होने की। आज की डेट में तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा। मुझे लगता नहीं है कि हम सोच भी सकते थे जो स्पीड आज की डेट में है। आई एम श्योर कि नहीं, जिस एज में तो आपने शुरू किया था उसमें तो सब जॉब्स के बारे में सोचते हैं, पढ़ लिख के नौकरी कर लेंगे। आपने तो पूरी इंडस्ट्री का लैंडस्केप भी बदलता हुआ देख लिया। तो ग्लोबल चैलेंजेस को और कंपटीशन को हमारी भारतीय कंपनी अब तैयार है कि हाँ टक्कर दे देगी, स्पेशली फार्मा सेक्टर? बहुत हिस्सों में तैयार हैं, बहुत हिस्सों में तैयार होना बाकी है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री फार्मूलेशंस के अंदर बहुत आगे है। फार्मूलेशंस का मतलब होता है कि जब आप किसी 2 मॉलिक्यूल को मिलकर एक टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप बनाते हैं, उसको बोलते हैं फार्मूलेशन बोलते हैं। एपीआई से जब बनता है एक दवाई बनती है। हम API को चूरन बोल सकते हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, एपीआई को रॉ मटेरियल बोल रॉ दीजिए, आप रॉ मटेरियल। मटेरियल बोल दीजिए। रॉ मटेरियल के अंदर आज भी हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है चाइना के ऊपर, बहुत ज़्यादा। पिछले मैं बोलता हूँ कि 4-5 साल से गवर्नमेंट हैज़ बिकम क्वाइट सेंसिटिव कोविड के बाद से कि हमें अपना एपीआई के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। बिकॉज ये एक आज से नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होता है। मतलब कि एंटीबायोटिक अगर आना बंद हो जाए तो चाइना से एपीआई आना बंद हो जाए तो क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है बहुत बड़ी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक
उस जगह आती है, तो गवर्नमेंट इज़ बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव। तभी हम बात बोलते हैं कि आज की डेट में कि आप वोकल रहिए लोकल के लिए, आप सब कुछ इंडिया में कीजिए। तो अगर मैं बात बोलता हूँ एज यूल कि एपीआई में प्रोग्रेस शुरू हुई है, फॉर्मुलेशंस में हम शुरू से बहुत आगे रहे हैं। एक जगह और है जहाँ पर R&D बोलते हैं, वो एक लंबी जर्नी होती है, 8 साल की, 10 साल की। उसके अंदर भी अब बहुत सारी फार्मा कंपनी इसके बारे में काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। हम भी उनमें से एक हैं जो सोचते हैं कि अगर आपको ग्लोबल स्केल पर एक बड़ी कंपनी बनना है या इंडिया के स्केल पर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रहना है, आज हम 3rd या 4th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है इंडिया की, और आपको इस पोजीशन को बेहतर करना है और आगे बढ़ाना है, तो आपको R&D में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि बड़ा एक जर्नल सा प्रोडक्ट ला के, मी-टू प्रोडक्ट ला के कुछ नहीं चलने वाला। बीमारी की शेप चेंज हो रही है, तो वहाँ पर और को एक R&D की तरफ इस अर्ली स्टेजेस, स्मॉल स्टेप्स हैं, लेकिन स्टेप्स डायनेमिक तो हुआ, मूवमेंट तो शुरू हुआ कुछ। पर सर जैसे आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखो तो हमेशा यही लगता है कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, मेडिकल पे खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको एड्रेस कर रही हैं क्या फार्मा कंपनियां? क्योंकि एक ना ये भी बोला जाता है कि ब्रांडेड फॉर्मुलेशन, ब्रांडेड ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स के बीच में बहुत प्राइस डिफरेंस होता है, तो इंडस्ट्री इसको कैसे टैकल कर रही है? ग्रोथ तो दोनों ही को चाहिए, और भारत में ज़रूरत भी, विदेशों में भी ज़रूरत है इनफैक्ट जेनरिक दवाओं की। मैं आपको एक बड़ा फिगर डेटा देता हूँ उसके अंदर, आपको भी हैरानी इस बात की होगी कि 65% जो दवाई बिकती है सिर्फ 50 टॉप कंपनीज़ की बिकती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर विश्वास होता है कि जो बोला जा रहा है उसमें क्वालिटी है। अच्छा। बिकॉज क्वालिटी मैटर्स। आपके खाने में बीमारी हो तो आप दवाई खाएंगे, लेकिन अगर दवाई में कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा? तो आप एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के भी आप दवाई बना सकते हैं, बन सकती है, बट जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके अंदर एक्सीपिएंट्स हैं, जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर क्या एश्योरेंस है, हमें नहीं पता इस बारे में। तो बड़े प्लांट्स को तो US FDA वगैरह जो है वो उसकी जांच करते हैं, तो छोटे प्लांट्स को भी रेगुलेटरी जांच तो करती ही है, लेकिन बहुत सारे प्लांट हैं। अब रेगुलेटरी बहुत स्ट्रांग हो जाए कि हर प्लांट के अंदर क्वालिटी मेडिसिन बन जाए, मैं किसी को बोल नहीं रहा, मैं ये बोलता हूँ कि लेकिन हाँ, बड़ी कंपनी में एडवांटेज क्या होता है कि ये एश्योरेंस है कि आपको क्वालिटी हमेशा मिलेगी। छोटी कंपनी भी अच्छा बनाती है, हम भी बहुत छोटे थे पहले। दैट इज, लेकिन वो क्रिटिकल ड्रग्स के ऊपर तो सरकार की भी यही कोशिश है ना कि उसके दाम अफोर्डेबल हों किसी तरीके से। इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीदी जाती। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में सबसे सस्ती दवाई बनती है। दैट इज ट्रू। पर फिर उस हिसाब से आपका पर कैपिटल जीडीपी भी दुनिया के मुकाबले कोई डाउट नहीं कम है। मैनकाइंड के बारे में बोल सकता हूँ कि मैनकाइंड ने डिसरप्ट किया है हिंदुस्तान की मार्केट को, फार्मा मार्केट को सस्ती दवाई लाने में। अगर आप देखें तो हम 3rd या 4th लार्जेस्ट हैं, लेकिन टैबलेट, कैप्सूल, प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर या क्वांटिटी के अंदर, वॉल्यूम के अंदर जिसको बोलते हैं, हम नंबर 1 है। कहने का मतलब हम सस्ती बेचते हैं, तभी तो हम वॉल्यूम में नंबर 1 है, लेकिन रुपीज़ में हम नंबर 3 और 4 रहते हैं। पर फिर विजन क्या है आगे 10 साल तक फार्मा सेक्टर की? आप ग्रोथ कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि हमारा, अगर आप मैनकाइंड का विजन बोलते हैं तो बोलते हैं नंबर 1 बनना, ये तो विज़न है हमारा। और अगर चाहते हैं कि मोस्ट अफोर्डेबल, बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन हर एक हिंदुस्तानी के पास पहुंच जाए, और ऐसी दवाई हम ला पाएँ, ऐसी दवाइयाँ ला पाएँ जो बहुत अच्छा बेनिफिट दें, जिसमें R&D बहुत हो। और उसी लिए हमने एक अभी कंपनी को भी एक्वायर किया है, भारत सीरम के नाम से कंपनी है, हमने इसको एक्वायर भी किया है, जो बहुत ही स्पेशल तरह की दवाई बनाती है। विज़न तो यही है कि डिफ़िकल्ट, मुश्किल दवाइयाँ बनाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, मेरठ का नाम तो खास तौर पर रोशन कर पाए, उम्मीद करते हैं यूपी का नाम रोशन कर पाए। उम्मीद करते हैं जिस तरीके की आपकी जर्नी, आपके सभी ड्रीम्स पूरे हो सर। लेकिन एज अ PhD CCI के प्रेसिडेंट के तौर पे इंडस्ट्री की ग्रोथ आप अगले 10 साल की कैसे देखते हो, फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ? और ये ग्लोबल चैलेंजेस बहुत हैं सर आजकल, जो हम बहुत बातें करते हैं वो यही है कि रात को उठ के कुछ भी बोल देते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है बहुत तगड़ा। तो अभी उनका भी यही है कि उनको भी दवाइयाँ सस्ती से सस्ती चाहिए, और उन्होंने भी हड़कंप मचा रखा है कि ये टैरिफ लगा देंगे, वो टैरिफ लगा देंगे, खासतौर से फार्मा के ऊपर। जेनरिक को मेरे ख्याल से अलग कर रखा है उन्होंने, ड्रग्स को। तो कैसे देखते हैं ये टैरिफ थ्रेट को, कैसे देखते हैं, और इसका असर एक्सपोर्ट्स पे क्या पड़ेगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे रहेगी अगले कुछ साल तक?
मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर पे तो नहीं पड़ेगा, और गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम सिर्फ मीडिया में सुनते हैं अच्छा। वर्सेस जो उसके पीछे काम हो रहे होते हैं। कुछ बातें बोलने की होती हैं, कुछ बातें करने की होती हैं। तभी आप पाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं बोलती, उसको पता है कि अंदर से क्या हो रहा है। तो आम नागरिक को इस बात की एश्योरेंस होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट है, बहुत ही सॉलिड है, स्ट्रांग है, अच्छा करेगी। और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते ही हैं और रहेंगे। तो हमारे को एज ए होल बड़ी पिक्चर देखनी होती है, और ये देखना होता है कि 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, और हम उसके लिए आज काम कर रहे कि नहीं कर रहे। रोज़ की बातों से हमें बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, यही बोलूँगा मैं आपको। एंड सर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मा सेक्टर को भी बहुत प्रभावित करेगा? बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, और बहुत अच्छे ढंग से करेगा। स्पेशली R&D के अंदर बहुत अच्छा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को हर रूप में आपके काम के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, एडवोकेट्स के अंदर, इंजीनियर्स के हर जगह पर करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कैसे वो कंस्ट्रक्टिवली हम यूज़ करते हैं, उसका हम यूज़ अपने इंडस्ट्री में कैसे लाते हैं, वो देखने वाली बात है। और जो इसमें अर्ली एंट्री करेंगे, यूज़ करेंगे, हम तो अभी से कर रहे हैं इसको यूज़ काफ़ी। सर, आखिरी सवाल ये होगा कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो फार्मा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? ओवरनाइट सक्सेस की तरफ ना जाएं, मेहनत करें, इंटीग्रिटी के साथ काम करें, और बहुत ज़्यादा सोचें ना। यंग एज के अंदर जितना जल्दी आप एक्शन के लिए बायस रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा करेंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा करूँगा तो रिस्क भी होता है, तो कोई बात नहीं, पायलट टेस्ट कर लीजिए, छोटे से एरिया में कर लीजिए, फिर करिए। क्योंकि आप जितनी मर्जी चीज़ें पेपर पे प्लान कर लें, लेकिन असली में जब आप करते हैं तो आपको असली अकल आती है। इतना ही बोलूँगा मैं आपको। राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक को अपना समय देने के लिए। थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू।